तो चलिए बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। चैप्टर नंबर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, उससे नहीं बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आज इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। हम अब तक जो पढ़ते आए हैं, हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा था, डीसी पढ़ा था। जो हम बैटरी वगैरह यूज कर रहे थे, वो डीसी सप्लाई जो है, वो डीसी सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या है? अगर हम सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगाते हैं, रेजिस्टर हो या फिर कैपेसिटर हो, उसका बिहेवियर ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो ये कोई नया चैप्टर नहीं है। जिस चैप्टर को हमने पीछे छोड़ा था, चैप्टर 6, जिसमें एसी जनरेटर हमने पढ़ा था, उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ हमको मिलता है, एसी जनरेटर का जो मतलब प्रिंसिपल है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट वहां पे हमें जो इंड्यूस ईएमएफ मिला था, वही इंड्यूस ईएमएफ हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज था। वहां से इस चैप्टर की शुरुआत हो गई थी। तो ये कोई नया चैप्टर नहीं है, बट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू इसे अलग किया गया है। ओके, तो अगर आप सीरीज में पढ़ोगे तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी होने वाला है, बराबर। तो सीरीज में पढ़ना इस चैप्टर को, और एकदम अच्छे से पढ़ना ध्यान लगाकर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एसी वर्सेस डीसी। तो बेसिकली हम अगर करंट की हिस्ट्री देखें, तो एक वॉर छिड़ गई थी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, वो डीसी को प्रमोट कर रहे थे। उनकी जो कंपनी है, वो डीसी को प्रमोट कर रही थी। उसके सामने निकोला टेस्ला को लगा कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बड़ा ही यूजफुल है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बड़ा यूजफुल है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज करोगे तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम होती है। अगर हमें दूर के डिस्टेंस तक पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक करंट को भेजना है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो मतलब इतना कॉस्टली नहीं होता है और इजीली हम उसे बेच सकते हैं, जबकि डीसी में कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो एक वॉर छिड़ गई थी और एट लास्ट ऑल्टरनेटिंग करंट की जीत हो गई, बराबर। तो वहीं इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में, कि ऑल्टरनेटिंग करंट का इतना तो क्या यूज होता है, बराबर। चलो, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ वेराई होता है। अभी टाइम के साथ वेरिएशन मतलब साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ वेरिएशन में होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे पास करंट वर्सेस एक टाइम का ग्राफ है। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर ये जो ग्राफ है वो कोई हार्मोनिक फंक्शन, मान लो कि साइन फंक्शन से चेंज हो रहा है, ये ग्राफ ऐसा होगा, मतलब उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और साथ में ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो। मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वो कंप्लीटली पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता जाएगा। सो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट सीधा नहीं होता, मतलब टाइम के साथ आप देखोगे तो उसकी वैल्यू कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी नेगेटिवली मैक्सिमम। तो ये करंट में वेरिएशन होता है टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप ऐसा ही ग्राफ बनाओगे तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ऐसे अलग अलग आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे जहां पे टाइम के साथ वेरिएशन होता है। कभी इस तरह से भी आपको ट्रायंगुलर वेव्स दिखेंगे, देखो ऐसे। तो ये भी जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डिनोट करता है। फिर रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म्स दिखेंगे इस तरह से, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल और उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलता ही रहता है, बराबर। ऐसा आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरली साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ होता है। जब डायरेक्ट करंट की बात आती है, तो वहां पे हम टाइम के साथ अगर देखें
तो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये एग्जैक्टली आपको देखो ऐसे मिलेगी। तो I वर्सेस T का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो डायरेक्ट करंट जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल ही वेरी नहीं होता है। अगर ये 2 एम्पियर है तो ये 2 एम्पियर टाइम के साथ चलता ही जाएगा, बराबर। तो ये बेसिक डिफरेंस हम समझ चुके, बट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एसी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ऑल्टरनेटिंग करंट के इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहला होता है एम्पलीट्यूड। अभी वेव्स वगैरह में हमने सीखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? The maximum displacement on either side of the mean position is known as amplitude, बराबर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मेरा जो ग्राफ है, अगर मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ अगर साइन फंक्शन से चेंज होता है करंट के लिए, अगर मेरा जो ग्राफ है मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मान लो कि वो आई एम के जितने में आई मैक्सिमम, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कंप्लीटली इस तरह से हम बता सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखो कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे क्या डिनोट करता है। एम्पलीट्यूड मतलब ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू को, इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर ये फंक्शन ऐसा है I इज इक्वल्स टू आई एम करंट आई एम साइन ओमेगा टी है, तो ये जो आई एम है उस आई एम को हम पिक वैल्यू बोलते हैं, और इसे इस ग्राफ में एम्पलीट्यूड से डिनोट किया जाता है। तो अगर कहीं पे भी आपको पिक वैल्यू बोले तो वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट, बराबर। सो मैक्सिमम वैल्यू अगर आई एम साइन ओमेगा टी है, बी एम साइन ओमेगा टी है, बराबर। हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो एसी जनरेटर है वहां से बी एम साइन ओमेगा टी जितने मतलब आपको मिल रहे थे वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज। अगर करंट भी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी के साथ वेरिएशन में है, तो यहाँ पे जो आई एम है वो आई एम इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड होता है, और वो एम्पलीट्यूड क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स वो डिनोट करता है पिक वैल्यू को। क्या डिनोट करता है? पिक वैल्यू। वो डिनोट करता है पिक वैल्यू। So maximum value attained by an alternating current in either direction is called its amplitude or peak value. उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि भी करंट के लिए आप लिखोगे, वोल्टेज के लिए भी आप सेम चीज बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड का जो मीनिंग होगा वो करंट और वोल्टेज के लिए पिक वैल्यू होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड, time taken by an alternating current or voltage to complete one cycle is known as its time period. एक कंप्लीट साइकिल जो है वो मतलब जीरो से आप देखोगे, जीरो यहाँ पे पाई बाई टू, ये पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, मतलब ये कंप्लीट एक साइकिल हुआ जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल आ गए। उस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड, बराबर। सो ये टाइम पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बराबर। सो करंट और वोल्टेज की वैल्यू एक टाइम पीरियड में क्या होगी उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है number of cycles completed per second by an alternating current। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब हमारा जो कंटिन्यूसली पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल से चेंज हो रहा है, उसे एक साइकिल मतलब पर सेकंड जो है वो कितनी साइकिल्स
पॉजिटिव नेगेटिव वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जनरली इंडिया में जो है वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज अवेलेबल है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होना उसका मतलब क्या है? तो एसी जनरेटर का जो रोटर है वो पर सेकंड 50 साइकिल्स कंप्लीट करेगा। मतलब करंट जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो 50 टाइम्स जो है वो आगे पीछे होगा, बराबर। तो 50 टाइम्स आगे पीछे होता है, उसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है, बराबर। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ आती है वो 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड, ऐसा मतलब होता है, बराबर। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब एक बेसिक टर्म्स वगैरह हम सीख चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ये यूजफुल होने वाले हैं। चलो, तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं, एक टाइम पीरियड मतलब 0 से 2 पाई, तो उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, राइट। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक टाइम पीरियड पे हम एवरेज वैल्यू निकालें तो वो तो 0 होनी चाहिए। क्या वो सही है? तो ऐसा ही होता है। तो उसे मैथमेटिकली जो है हम प्रूव करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरा कंप्लीट साइकिल होने में, एक पूरा साइकिल वन साइकिल कंप्लीट होने में हमारे पास एवरेज वैल्यू वोल्टेज और करंट की क्या होगी। अगर हमने वोल्टेज का डेरिवेशन कर दिया तो करंट जो है वो बिल्कुल ही आपको मतलब आ जाएगा। तो मेरे पास जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट जनरली हमारे पास क्या होते हैं, तो साइन और कॉसाइन फंक्शन के साथ चेंज होते हैं। तो मान लो कि एसी वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट are given by V is equals to Vm sin omega t और I is equals to Im sin omega t, या फिर आप cos से भी बता सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। So V is equals to Vm sin omega t और I is equals to Im sin omega t, बराबर है। तो यहाँ पे समझो कि Vm और Im क्या है, Vm और Im है पिक वैल्यू, बराबर। तो जो पिक वैल्यू है, वापस से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे जो पिक वैल्यू है वो वोल्टेज और करंट के टाइम के वेरिएशन के साथ, यहाँ पे जो पिक वैल्यू आपको मिलेगी वो पिक वैल्यू ये होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे और नेगेटिव के लिए -Vm। तो यहाँ पे -Vm और Im होंगे और यहाँ पे, अरे यहाँ पे +Vm और Im होंगे और यहाँ पे -Vm और Im होंगे, बराबर। सो वोल्टेज Vm sin ओमेगा t और Im sin ओमेगा t की एक कंप्लीट साइकिल पर एवरेज वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो एवरेज वैल्यू जो है वो निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ पे खास करके ध्यान देना कि एवरेज कैसे निकाला जाता है बेटा। एवरेज वैल्यू जो है वो कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे पहले इफ अ फंक्शन ऑफ if function f of t is related with time or any function which is related with time t, its average value is given by, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, तो उसका जो सिंबल है वो यहाँ पे ध्यान देना, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टी, उसे इस ब्रैकेट में लिखते हैं। इस ब्रैकेट को देख के हमें समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। चलो, तो
किसी भी टाइम रिलेटेड फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू जो है वो एक टाइम पीरियड पूछा है, तो हम टाइम पीरियड को टी सपोज कर देंगे, तो वो होता है 1/t, 0 से t, 0 से t f ऑफ टी डी टी, 1/t 0 से t f ऑफ टी डी टी। मतलब ये आपको नोट याद रखना है। जनरली एक टाइम पीरियड पूछा है, वो कंप्लीट साइकिल पूछा है, तो हमने 0 से t लिमिट रखा है। अगर हाफ साइकिल पूछते तो t/2 आपको रखना है, 1/4 साइकिल पूछते तो आपको यहाँ पे t/4 रखना है। बट जनरली आप ये इक्वेशन को याद रखोगे तो उसके ऊपर से जो वेरिएशन है वगैरह वो आपको याद रह जाए। ओके, सो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम वोल्टेज की बात करेंगे अभी। चलो, वोल्टेज हमारा है V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। सो एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, हमें पता है कि भाई एक टाइम पीरियड पे जो पॉजिटिव साइकिल है उतनी ही नेगेटिव साइकिल है, तो एवरेज वैल्यू तो 0 होगी, बट यहाँ पे हम मैथमेटिकली जो है वो प्रूव कर रहे हैं। सो एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज V इज इक्वल्स टू यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी है। चलो राइट, यहाँ पे आपको 1/t 0 से t Vm साइन ओमेगा टी डी टी बराबर है। सो Vm/t मतलब Vm तो एक पिक वैल्यू है, तो Vm को हम कांस्टेंट बाहर लेंगे। सो Vm/t यहाँ पे बचेगा 0 to t साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ Vm/t साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बराबर, तो साइन के लिए जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और नीचे ओमेगा 0 से t। तो जो बेटा बायोलॉजी वाले है वो खास ध्यान दें यहाँ पे, जैसे हम डेरिवेटिव में मतलब एंगल का जो डेरिवेटिव करके बाजू में रखते हैं बराबर, कॉस ओमेगा टी होता है, यहाँ साइन ओमेगा टी होता, तो साइन का आप डेरिवेटिव करते कॉस ऑफ ओमेगा टी और ओमेगा बाजू में रखते हो, वैसे इंटीग्रेशन में ओमेगा जो है वो नीचे अरेंज होता है बराबर। तो ये आपको खाली ध्यान रखना है, साइन कॉस का अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको आता है तो बस इनफ है। ओके, सो नाउ 0 से t जो है वो लिमिट चिपकानी है अभी बराबर, 0 से t लिमिट जो है हमें चिपकानी है, बट Vm/t जो है वो यहाँ पे हमने रखा है, तो क्या करना है, Vm/t एज इट इज बराबर। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा यहाँ पे हम रखेंगे कैपिटल T, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और कॉस ऑफ 0 बराबर है। चलो, तो ये हो जाएगा Vm/t माइनस कॉस ऑफ ओमेगा की जगह पे बेटा 2π/t इंटू, ये t तो है ही है, cos 0 की वैल्यू 1, चलो t कैंसल हो जाएंगे। तो समझना एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि Vm/t जो है वो एज इट इज, टी जो है वो कैंसिल हो गए, माइनस कॉस 2π+1। नाउ cos 2π की वैल्यू क्या होगी, जनरली हमें यूनिट सर्कल याद है, नहीं भी है तो ध्यान यहाँ पे, अगर याद नहीं भी है तो चिंता नहीं है, देखो 0 यहाँ पे होगा, 2π यहाँ पे होगा, 4π यहाँ पे होगा, मतलब सारे इवन पाई जो है वो यहाँ पे होंगे। तो cos ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो cos ऑफ 0 की वैल्यू 1, cos 2π की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 होगी, +1 होगी। तो cos 2π की वैल्यू भी यहाँ पे 1 होती, cos 0 1 है तो उसके साथ 2π भी आता है, उसके साथ 4π भी आता है, तो इस cos 2π की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो इसके चलते यहाँ पे Vm/t cos 2π जो है वो 1 हो गया है, और यहाँ पे -1 + 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0।
तो cos 2 पाई प्लस 1 है, 1 माइनस 1 0, इट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। अगर ऐसा ही बिल्कुल हमने cos लेके किया होता तो सेम आता आंसर, बराबर। तो बिल्कुल ही सेम आता, अगर आप करके देखना चाहते हैं तो कर लेना। सो एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज और AC ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। ओके, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं, बिकॉज ये अगर आपको मैथमेटिकल याद रहे ना रहे, इस चीज को आपको दिमाग में बिठाना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल, अगर ये भी मैं करता तो ये 0 आता। सो ये आपको पहला नोट इस तरीके से। नाउ दूसरा नोट जो है वो यहाँ पे याद रखना है कि साइन ओमेगा टी हो, साइन 2 ओमेगा टी हो, कॉस ओमेगा टी हो या फिर कॉस 2 ओमेगा टी हो, सबके लिए एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, कि अगर मैं साइन ओमेगा टी लिखूं उसका एवरेज, या फिर कॉस ओमेगा टी उसका एवरेज, वो 0 ही होगा। साइन 2 ओमेगा टी भी पूछ ले, कॉस 2 ओमेगा टी भी पूछ ले, तो भी उसका एवरेज जो है ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो 0 होता है, बराबर। तो क्या ये क्लियर हुआ है? एग्जैक्टली, बराबर है। चलो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल, पूरे एक साइकिल में जितनी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उतनी नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो ग्राफ देखने से पता लग जाता है कि भाई हाँ, यहाँ पे जो है वो 0 हो रहा है, बट हमने मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया। ओके, चलो उसके बाद अगर हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल है, अगर हाफ साइकिल है तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज और करंट जो है वो हाफ हो जाएगा। देखते हैं। तो ये जो हम सीख रहे हैं अभी, ये अभी हम वार्म अप कर रहे हैं। इस चैप्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से ही करनी पड़ती है, बराबर। तो सो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके, सो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ओवर वन हाफ साइकिल। चलो देखते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equals to Vm साइन ओमेगा टी है, राइट। चलो, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। किसी भी टाइम रिलेटेड फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू, इसे हम इस ब्रैकेट में बिठाएंगे। चलो, ब्रैकेट में बिठाने के बाद ये आपको याद रखना है कि आपका जो फंक्शन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आपको 1/t नहीं करना है, ये हाफ साइकिल है, बराबर। तो 1/t/2 करना है, और यहाँ पे 0 से t/2 Vm साइन ओमेगा टी डी टी। चलो, तो इससे हम लिखेंगे 2/t और Vm बाहर, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अगेन साइन का जो है वो इंटीग्रेशन पार्ट हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट विल बी 0 से t/2, लिमिट क्या होगी? 0 से t/2। तो 2Vm/t और ओमेगा बार, बराबर। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो इस t की जगह पे आपको चिपकाना है लिमिट। हाँ भाई, इस t की जगह पे लिमिट को चिपकाना है भाई। तो कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी की जगह पे t/2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0। इतना सब कंप्लीट करने के बाद लिमिट जो है वो हमने रख दी
ना ओमेगा की जगह पे आता है 2π/t, अगेन माइनस कॉस ऑफ 2π/t इंटू t/2 प्लस ये होगा 1। तो टी कैंसल, यहाँ पे 2 भी कैंसल, बराबर। तो Vm/π बचा है। नाउ अगेन टी कैंसल, और यहाँ पे समझो कि t/2 है, बराबर, t/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस 1। कॉस पाई की जो वैल्यू है वो -1, तो ये क्या होगा 2Vm/π। देखो कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2Vm/π। क्या हो जाएगा 2Vm/π। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो एक नोट बना के लिखेंगे, इसे नोट समझ के ही याद रखना है। चलो नोट में हमने इस तरीके से लिखना है, देखो। चलो तो ये खासम खास है बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो हम लिख रहे हैं वो आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ओके, सो एवरेज वैल्यू AC voltage and electric current over 1/2 cycle is given by V is equals to, बराबर, ये हाफ साइकिल के लिए Vm sin ओमेगा t है, तो ये आपको आंसर देगा 2Vm/π। और अगर I इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं Im sin ओमेगा t, क्या लिख रहे हैं Im sin ओमेगा t या Im cos ओमेगा t, तो ये होगा 2Im/π। तो ये जो दो वैल्यूज है ना बेटा, ये और ये वैल्यूज, ये फॉर 1/2 साइकिल, अगर इसकी जो वैल्यू निकाली जाए, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, तो ये जो वैल्यू है वो 0.637 Vm और 0.637 Im जितनी होगी, बराबर। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि एवरेज वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ AC voltage and electric current over 1/2 cycle is equals to 0.637 times Vm। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पिक वैल्यू है उससे कितने टाइम्स ज्यादा है। परसेंटेज वाइज लिखोगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर परसेंटेज वाइज लिखोगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट ओवर 1/2 साइकिल इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, बराबर। सो इट इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो 63.7 परसेंटेज ज्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बराबर, इसे हमें याद रखना है। चलो, तो ये हुआ कि हाफ साइकिल पे क्या होता है, वन कंप्लीट साइकिल पे 0 है, इसका मतलब हाफ साइकिल पे जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ नहीं होती, वो होती है 0.637 टाइम्स ऑफ पिक वैल्यू। ये Vm और Im जो है वो पिक वैल्यू है, करंट और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और पिक वैल्यू। चलो, तो उसके बाद अभी एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज आपको मेजर करना है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए अगर आप डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर का यूज करते हो तो क्या होगा, बराबर। मतलब ये वोल्टेज तो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर आपने डीसी वोल्ट मीटर और डीसी मीटर लगा दिया तो उसका जो पॉइंटर है वो तो ऐसे ऐसे ही घूमता रह जाएगा ना भाई। तो आप कौन सी वैल्यू मेजर करोगे,
तो जनरली डीसी वोल्ट मीटर और ए मीटर जो है वो यूज हम नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशली डिजाइन करे हुए एसी वोल्ट मीटर और ए मीटर जो है वो हम यूज करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की हम बात करते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की वैल्यू जो हम मेजर करते हैं वो आरएमएस वैल्यू होती है। ये आरएमएस क्या है, बराबर? तो जनरली हमारा एसी वोल्ट मीटर और ए मीटर जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करता है। और हमारे घर में जो पावर स्टेशन से वोल्टेज आते हैं, हमें पता है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा और सीखा भी होगा कि 220 वोल्ट आते हैं। तो वो 220 वोल्ट पिक वैल्यू नहीं है, वो कौन से है? वो ना एवरेज है ना पिक वैल्यू है, वो आरएमएस वैल्यू है। इसीलिए आरएमएस वैल्यू को निकालना बहुत ही जरूरी है। तो ये आरएमएस वैल्यू को निकाले कैसे, बराबर? और व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान यहाँ पे कि आरएमएस वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या। तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी RMS value of any physical quantity is defined as the square root of mean squared value। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, बराबर? तो ये तो जनरली डेफिनेशन वाइज बात हुई, बट इसको याद कैसे रखें? देखो, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी, राइट, अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप स्क्वायर करोगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के बाद आपको मीन वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू के बाद यहाँ पे एट लास्ट आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने का यही पैटर्न है कि आरएमएस वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो निकालनी है, तो उसमें सबसे पहले आप स्क्वायर करोगे, उसके बाद उसकी मीन वैल्यू ले लोगे, मतलब एवरेज ले लोगे, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर दोगे, राइट? सो एट लास्ट आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो ये तो डेफिनेशन वाइज हमारी जो है वो बात हुई कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन मतलब एवरेज स्क्वायर्ड वैल्यू। बट आरएमएस वैल्यू जो है हम वोल्टेज और करंट की निकालने वाले हैं, उसमें अगर आप वोल्टेज की निकाल दो, करंट की भी निकाल दो, मतलब उसमें थोड़ा ही चेंज होता है, बराबर? तो एक की हम निकालेंगे, बाकी जो है वो रिजल्ट हम याद रख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो खास करके यहाँ पे ध्यान देना बेटा। बहुत ही सिंपल चीज है, इस चैप्टर की अभी शुरुआत नहीं की है मैंने, बट ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो सपोज एसी वोल्टेज है, हमारे पास वीएम साइन ओमेगा टी है, फिर वीएम कॉस ओमेगा टी है, पर आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, सो एसी वोल्टेज हमारे पास, सपोज एसी वोल्टेज जो है हमारे पास वो इस तरह से है, एसी वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसा लिखूं, एवरेज नहीं लिखते अभी, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, राइट? सो अगर हमारे पास ये वोल्टेज है
इसकी हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है इसका? आरएमएस वैल्यू। ओके, सो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर को डालना है हमारा मीन में, मतलब उसकी मीन वैल्यू लेनी है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करना है। सो बेसिकली आरएमएस वैल्यू जो है वो क्या है, वोल्टेज लिया, वोल्टेज का स्क्वायर किया, राइट, उसको मीन वैल्यू में कन्वर्ट किया और मीन वैल्यू लेने के बाद एट लास्ट आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो आरएमएस वैल्यू जो है वो वोल्टेज का स्क्वायर किया, उसकी एवरेज ली और उसके बाद एट लास्ट हमने स्क्वायर रूट किया। ओके, चलो तो यहाँ पे स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर है। चलो इसकी एवरेज वैल्यू को लेते हैं। भाई एवरेज वैल्यू कैसे ली जाए, तो एवरेज वैल्यू जो है वो हमें पता है कि एक टाइम पीरियड के ऊपर अगर एवरेज वैल्यू लेनी है तो वो होता है 1/t 0 से t वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, बराबर। नाउ यहाँ पे वी एम स्क्वायर बाहर, t जो है वो तो नीचे, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, बराबर है। इसके बाद जो है वो क्या करना है, देखो यहाँ पे तो बी ग्रुप वाले बच्चे बेटा यहाँ पे ध्यान दे कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, बराबर, वो हमने कई बार करा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। वैसे ही यहाँ पे वी एम स्क्वायर बाई टी ये होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। तो सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। बी एम स्क्वायर बाई टी एक ब्रैकेट में 0 से t ये हो जाएगा 1/2 dt माइनस 0 से t ये हो जाएगा यहाँ पे cos 2 ओमेगा t बाई 2 dt। जनरली हमें क्या पता है बेटा, cos 2 ओमेगा t हो, sin ओमेगा t हो, फिर sin 2 ओमेगा t हो, बराबर, वो सब की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड पर क्या होती है, जीरो होती है। तो ये जीरो हो जाएगा। सो राइट, आपको यहाँ पे ये लिखना है 0 से t cos 2 ओमेगा t बाई 2 इंटू डी टी का एवरेज वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा, बराबर। उसके डेरिवेशन की मतलब कोई जरूरत है नहीं, हमें पहले ही से पता है, हमने एक नोट लिखा था आगे और उस हिसाब से आपको बता देना, बराबर। डिटेल में बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, वी एम स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वी एम स्क्वायर बाई टी, यहाँ पे 2 को हम बाहर ले लेंगे, 1 dt का जो होता है वो t हो जाएगा और लिमिट होगी 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये बचेगा खाली t माइनस 0, मतलब t ही बचेगा। इन शॉर्ट हमें मिलेगा वी एम स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। तो ये तो जो हुई वो वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू, ये तो एवरेज वैल्यू हुई। स्क्वायर किया था उसके बाद हमने एवरेज वैल्यू ली थी, बट बाय इक्वेशन नंबर 1 देखो हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो वी आर एम एस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में इस वैल्यू को रखते ही हमें मिलेगा वी एम बाई रूट टू। क्या मिलेगा, वी एम बाई रूट टू। सो आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज वी एम बाई रूट टू। और यही वैल्यू जो होती है, यही जो वैल्यू होती है ना, वो मेजर करता है हमारा एसी वोल्ट मीटर। और घर पे भी जो हमारे एसी वोल्टेज जो आते हैं 220 वोल्ट, वो आरएमएस होते हैं। ओके, सो आरएमएस वैल्यू जो है वो बी एम बाई रूट टू, अगर 1/√2 करे तो ये होगा, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे खास ध्यान रखना है, बी आर एम एस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी एम बाई रूट टू और ये होगा 0.707 बी एम। इस बी आर एम एस वैल्यू को ध्यान से देखना है भाई, 0.707 बी एम हो जाएगा, राइट। सो वी आर एम एस बाई वी एम का अगर आप रेशियो ले लोगे तो वो 0.707 होता है। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो वी आर एम एस जो है
VRMS जो है वो मतलब आप 0.707 टाइम्स VM होगा, या फिर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 70.7% जो है वो VM होता है। VRMS उसके 70.7% जितना ही होता है, मतलब पिक वैल्यू से कम ही होता है VRMS। हाँ भाई, पिक वैल्यू से कम ही होता है। कितने परसेंट होता है? खाली 70.7% होता है, बराबर। तो यहाँ पे लिख ही देते, VRMS इज ओनली 70.7% ऑफ परसेंटेज वाइज, बराबर। तो पीक वैल्यू से इतना ही होता है। ओके, तो ये सब बात हुई इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको करंट की वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू, बराबर, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, खास करके ध्यान देना कि करंट की वैल्यू चाहिए आपको तो सेम करना है, बट खाली जहां जहां पे हमने VM लिखा है, VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट में एवरेज ऑफ V स्क्वायर लिखा था, वैसे IRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एवरेज ऑफ I स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके, सो RMS वैल्यू ऑफ RMS value of electric current, यहाँ पे IRMS is equals to IM by root 2 होगा। Now what is IM by root 2? IM by root 2 मतलब 0.07707 IM, बराबर। तो ये एक आपको याद रखना है कि IRMS और VRMS वैल्यूज जो है वो VM by root 2 और IM by root 2 है, वोल्टेज और करंट के लिए, बराबर। चलो, तो इंपोर्टेंट नोट में फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया। नाउ सेकंड पॉइंट कि इन जनरल, सेकंड पॉइंट इन जनरल वैल्यूज जो हमें मिलती है, बराबर, व्हेन वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट values of voltage and electric current for alternating circuit are given these are RMS values. Again, in general, when values of voltage, ये खास है, देखो यहाँ पे, in general, when values of voltage and electric current for alternating circuit are given, these are RMS value. These are nothing but RMS value. वो RMS value होते हैं, बराबर। चलो नंबर 3, AC मीटर एंड वोल्ट मीटर वो क्या मेजर करता है, बराबर। तो वो आर ऑलवेज मेजर्स RMS वैल्यू, वो ऑलवेज क्या मेजर करता है? RMS वैल्यू, एंड मेजर RMS वैल्यू। एंड अगर किसी भी प्रिंट आप AC सर्किट देखोगे, उसमें जो प्रिंटेड वैल्यूज आपको मिलती वो RMS वैल्यू ही होती है, बराबर। सो इन अवर हाउस AC is supplied at 220 volt. AC is supplied at 220 volt and 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो ये जो वैल्यू है वो RMS वैल्यू ही है। हमारे घर पे जो आता है वो आपको कंफ्यूजन, जब न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो ये V एवरेज है, मतलब V एवरेज है, फिर ये पीक वैल्यू है, ये दोनों नहीं है। ये कौन सी वैल्यू है? ये RMS वैल्यू। ये आपको क्लियर जो है वो होना चाहिए दिमाग में, बराबर। इस चैप्टर का मतलब आप इंपोर्टेंट पार्ट ही अगर आप नहीं सीख रहे हो, मतलब आधे लोगों को यही नहीं पता है कि घर पे वोल्टेज पीक आ रहे हैं या एवरेज आ रहे हैं, वो RMS होते हैं। ओके, सो VRMS तो हमने देखा कि भी 77% जो है वो VM का होता है। तो पीक वैल्यू क्या होता है, बराबर। तो VRMS इज इक्वल्स टू VM by root 2 है,
सो पीक वैल्यू जो है वो वोल्टेज की VRMS √2 VRMS होगा, बराबर। वो क्या होगा, √2 VRMS। नाउ √2 VRMS का मतलब होता है ये कि ये 220 इंटू 1.414 करें, बराबर। VRMS की वैल्यू 220 और √2 की वैल्यू 1.414, तो अप्रोक्सीमेट आपको 300 वोल्ट 311 वोल्ट मिलेंगे, बराबर। सो 220 वोल्ट जो है वो RMS वैल्यू है, वो पीक वैल्यू से कम होती है, बराबर। ये दिमाग में बिठा लेना, पीक वैल्यू जो होती है वो 311 वोल्ट के अराउंड हो जाती है, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, बराबर। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, इसे क्लियर करके ही चैप्टर में आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी, बराबर, पर अगर ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपके लिए हार्ड होने वाला है, ओके। चलो, सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू वगैरह के। तो यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू of the alternating current shown in figure, बराबर। आरएमएस वैल्यू जो है आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है अंडर रूट में आई स्क्वायर, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम पिक वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब 3 साइकिल्स हैं। तो तीनों के लिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखना है। एवरेज का मतलब होता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, मतलब 3 हाफ साइकिल है तो डिवाइड बाई 3। तो I1 मतलब पहली साइकिल में +2 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी साइकिल में -2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर नीचे होगा 3, बराबर। नीचे क्या होगा 3। सो अंडर रूट में ये हो जाएगा 4 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 4, मतलब 12/3। सो एग्जैक्टली ये अंडर रूट में होगा 12/3। सो अंडर रूट में 4 और ये 2 एम्पियर, बराबर। तो सिंपल एज दैट कि आपके पास 3 साइकिल, अगर यहाँ पे चौथी साइकिल होती तो मैं I प्लस I4 स्क्वायर बाय 4 कर दे, बराबर। तो यहाँ पे आपको कोई फंक्शन नहीं दिया है, देखो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको फंक्शन नहीं दिया है, कि टाइम के डिपेंडेंट कोई फंक्शन नहीं है, तो भी आपको IRMS वैल्यू जो है वो निकालना आना चाहिए, ओके। चलो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। The electric current in a circuit is given by I is equals to I0 t by tau और सम टाइम, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट करंट दिया है। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पीरियड 0 से टाउ को। चलो सॉल्यूशन बना दे इसका। तो सबसे पहले IRMS वैल्यू जो है वो होगा अंडर रूट में, क्या होगा देखो, अंडर रूट में आई स्क्वायर, बराबर, अंडर रूट में आई स्क्वायर, बराबर, अंडर रूट में आई स्क्वायर, बट उसका एवरेज वैल्यू। चलो, तो सबसे पहले जो है वो मैं एवरेज वैल्यू जो है उसका एवरेज वैल्यू जो है, मतलब जो स्क्वायर है उसका एवरेज वैल्यू जो है वो हम निकाल देंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको आई का स्क्वायर करना है, तो वो क्या होगा देखो, I0 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा t बाई टाउ का होल स्क्वायर। चलो, इसकी एवरेज वैल्यू कौन सा पीरियड है देखो, 1/t से, मतलब जब हम 0 से t की बात कर रहे थे तो हमारा टाइम पीरियड था कैपिटल T, मतलब जब t इक्वल्स टू 0 से टाउ की बात करें तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो टाउ हो जाएगा। सो 1/टाउ इंटीग्रेशन 0 से टाउ, बराबर है। सो यहाँ पे I0 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टाउ इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये dt, बराबर है। चलो, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। सो 1/टाउ एज इट इज, I0 स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, और नीचे जो है वो टाउ है, वो टाउ का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टाउ का स्क्वायर होगा, और टाउ का स्क्वायर बाहर लेते ही ये टाउ क्यूब होगा, और I0 स्क्वायर जो है वो हम बाहर ले लेंगे, बराबर। इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से टाउ टी स्क्वायर डी टी, क्या बचेगा टी स्क्वायर डी टी। समझो वापस से, हमने पहले क्या किया, आरएमएस वैल्यू के लिए इस करंट की जो वैल्यू है, इस करंट की वैल्यू का स्क्वायर किया और उसकी एवरेज।
तो इस करंट की वैल्यू का स्क्वायर जो है वो आई जीरो स्क्वायर और ब्रैकेट में टी बाई टाउ है उसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आई जीरो स्क्वायर जो है वो एज इट इज, जैसे हमारा फंक्शन था ना 1/t 0 से t फंक्शन ऑफ f ऑफ t dt, वैसे ही यहाँ पे टाउ तक जाना है तो हमने लिखा 1/टाउ 0 से टाउ आई जीरो स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर डी टी। उसमें से टाउ स्क्वायर बाहर ले लोगे तो यहाँ पे टाउ क्यूब बचेगा, आई जीरो स्क्वायर को बाहर ले लोगे, 0 से टाउ टी स्क्वायर डी टी। सो ये आई जीरो स्क्वायर नीचे टाउ क्यूब और ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और 0 से टाउ। सो आई जीरो स्क्वायर नीचे टाउ क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट में रखो टाउ तो टाउ क्यूब बाई 3 हो जाएगा और उसके बाद 0 रखना है। ओके, सो यहाँ पे आई जीरो स्क्वायर बाई टाउ क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा टाउ क्यूब बाई 3। नाउ टाउ क्यूब जो है वो कैंसल हो जाएंगे इस तरह से, तो आई जीरो स्क्वायर बाई 3 बचेगा। तो ये तो हुआ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, बराबर। बट बाय इक्वेशन नंबर 1 व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? इक्वेशन नंबर 1 आरएमएस वैल्यू जो है IRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर। तो अंडर रूट निकालो बेटा, तो इसका आई जीरो बाय क्या हो जाएगा √3, बराबर। तो ये बेसिकली ऐसे सवाल जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे, बराबर है। तो ऐसे सारे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें हम आरएमएस वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं, बट ये पूरा लेक्चर जो है इस चैप्टर का बेस है। तो यहाँ पे एक और नोट में लिख देता हूँ कि ध्यान रखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो हमने यूज किया है यहाँ पे, अगर आपको डिटेल में यहाँ पे इस कैलकुलेशन को खत्म करना है शॉर्ट में, तो ऑलवेज एक चीज को याद रखो कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ओवर वन पीरियड वो होता है 1/2, और वैसे ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो वो 1/2 होगा। तो आप सीधा जो है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का 1/2 करके यहाँ पे आंसर जो है वो bm²/2 आप ला सकते हो। मैं यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। चलो, तो उसका एक शॉर्टकट के फॉर्म में हम याद रख लेते हैं कि अगर आपको ऐसा पूछा होता कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इक्वल्स टू bm sin ओमेगा टी, अगर ऐसा पूछा है और आपको लॉन्ग मेथड नहीं करनी, बट आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 है, तो आपको क्या करना है कि आरएमएस वैल्यू के लिए आपको स्क्वायर करना पड़े, स्क्वायर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना पड़े, उसकी एवरेज वैल्यू और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर मिलेगा वो आपको मिलेगा bm² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो नाउ इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू bm² साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगी, बराबर है। सो ये हो जाएगा bm² तो बाहर, बिकॉज वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू अगर आपको ये याद है तो आप सीधा लिख सकते हो ये bm²/2। तो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है कि v² अगर आपने नो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बराबर। सो VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट में v² और ये हो जाएगा bm/√2, बराबर। तो ऐसे सिंपल वे में आप कर सकते हो, बराबर। तो ये सारी बात हुई कि भाई हमने जो सीखा, एग्जांपल्स किए, आरएमएस वैल्यू सीखी, एवरेज वैल्यू ली, आरएमएस क्यों लेनी पड़े, आरएमएस का मतलब क्या होता है, एसीए मीटर वोल्ट मीटर क्या यूज करते हैं, एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड पे 0 होती है, हाफ टाइम पीरियड पे 0 नहीं होती है, वो हाफ भी नहीं होती है, बराबर। तो उसमें डिफरेंस क्या है वो सब हमने सीखा, पिक वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड क्या बताता है। तो ये बेसिक लेक्चर था ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को समझने के लिए, बराबर। अभी तो पिक्चर की शुरुआत हुई, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अगर आप सीरीज में ये चैप्टर सीख रहे हो तो एकदम से आपको ये चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली, बराबर है। तो आज का सेशन जो है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमारा
ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमारा जो इंडक्टर है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर, जो सर्किट के मेन 3 कंपोनेंट्स है, वो कैसे वर्क करते हैं, बराबर, उसमें क्या वेरिएशन है, क्या वो डीसी की तरह ही वर्क करते हैं, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, उसके बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज करो, बराबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।